अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई उस क्विज में इशू हो? हाँ जी, एजेड, एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर आप एजेड और उसका डिफरेंस बता दीजिएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, उसमें कौन से साल का मैंने एजेड तक का पूछा था, जल्दी बताओ। 2020 तक का। चलें जी, हमने कहा 2020 का एजेड पूछा था, ऐसा ही है? मुझे जल्दी से सिर्फ इतना सा बता दो, मैंने वो शेयर जो है कितने पे परचेज किया था? 100 रुपए पे। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, क्या कोई ब्रोकरेज थी इस पे? तो आपने कहा कि भाई ये कितना आ गया, 1.5 हो जाएगा। हमने कहा भाई सर ये हो गया 1.5, तो ये हो गया 101.5 इज माई परचेज कॉस्ट। उसने कौन से मॉडल पे रखने का कहा था? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा, हम एजेड की अगर बात करें तो हम ये पूछेंगे कि भाई अच्छा ये परचेज डेट कब थी इसकी? हमने कहा भाई जनवरी 1 2019 ये है इसकी परचेज डेट। हमने कहा सही है भाई, चलें सर, मेक सेंस, समझ आ गई बात। हम इसको लेके आ गए परचेज डेट के ऊपर। मैंने कहा सर अगर मैं बाकी सारी चौरंगियों को हटा दूं बीच से और मैं सीधा चला जाऊं रिपोर्टिंग डेट पे जब मुझे चाहिए, तो मैंने कहा 31 दिसंबर 2020 के ऊपर कितनी चल रही है प्राइस? 75 पॉइंट, बस 75 चल रही है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि मुझे यहां से यहां तक अब तक नुकसान हुआ या फायदा? नुकसान हुआ है। तो उसने आपसे पूछा भाई आप एजेड का गेन बताएं या लॉस बताएं। तो अब मुझे आप एक बात बताएं, लॉस कितना है? 26.5। क्या बीच में और कुछ शेयर परचेज किए गए थे? नहीं। तो हमने ये कहा मुझे 26.5 रुपीज पर शेयर का एक शेयर पे लॉस है, तो कितने शेयर्स हैं? तो अब अगर हमने कहा इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 2650 है। ओके जी, हमने कहा 2650,000। ये एजेड का गेन है, लॉस है? एजेड का लॉस है, नहीं आज तक आपके रिजर्व में इतना लॉस मौजूद होगा। क्लियर है? ओके जी, चलें जी, ओके, अब लेके चलते हैं आगे, एक सवाल कर लेते हैं भाई। अब हम जरा इसको स्लाइड शो पे ले आए। चलें जी, 2500 shares acquired on January 1, 2019. Fair value per share on January 1, 2019 was rupees 23 per share, while that on 31 December 2019 was 31.5 पर शेयर। डिविडेंड दिया गया 3 रुपए पर शेयर का, जो कि रिसीव हुआ है 1 अगस्त को। ब्रोकरेज दी गई है 2% की। रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना के दें और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बना के दें यूजिंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। जल्दी से जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स और पीएनएल के भी। तो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल एंड जनरल एंट्रीज। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू गेन आप कह रहे हैं 20100। नहीं, पहले वो कह रहा है कि भाई आप जनरल एंट्रीज बनाएं, बैलेंस शीट, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स यूजिंग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। नहीं, पीएनएल में हो सकता है कुछ आए, आप सोचें। अब बस डिविडेंड आएगा बिल्कुल। पहली एंट्री यही है भाई 58650। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि भाई इसके बाद हमारे पास डिविडेंड रिसीव हुआ है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, इतने की है भाई। और फिर आपने ये कहा कि भाई 20,100 का आपको हो गया गेन, और वो सीधा आप कहाँ ले गए? ओसीआई में। बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना लो।
हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही है? 78750 पे। अच्छा, ये 78750 जो सम है वो है इनिशियल कैपिटलाइजेशन का, और बाद में जो आपका गेन था इसको आप सिंपली भी निकाल सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करें? फेयर वैल्यू से, ताकि आप एग्जैक्ट इस अमाउंट पे आ जाएं। अच्छा भाई, इक्विटी के अंदर ओसीआई यानी रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा एजेड के ऊपर आपके पास 20,100 का। अच्छा भाई, और रिटेन अर्निंग 7,500 सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? डिविडेंड इनकम। अगर कुछ और भी होता तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता। और सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो हमारे पास क्या आ रही होगी? डिविडेंड इनकम। और डिविडेंड इनकम के बाद अगर आप देखें तो आपके पास प्रोबेबली एक अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम होगी, सही है जी, जो कि कितनी होगी? ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 20100, और ये सीधी सीधी कहाँ चली जाएगी? रिजर्व में। हाँ भाई, यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा जी, अब ये तो फजूल चीज़ होगी कि अगर हम इसी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से करें तो फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि वो गेन कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में। पर एक और फ़र्क आएगा, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो भी कहाँ जाएगी? पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। भाई कोई मसला है यहाँ तक? पक्की बात है? चलिए जी ऑनलाइन लो, प्लीज़ बता दो कोई इशू यहाँ तक? सामने आ गया मैं, ये ले भाई देख ले, 20,100 तो खुद भी लिख सकता है, चौसी तू। अच्छा भाई, रिटेन अर्निंग का बता दें। देखो हमजा, रिटेन अर्निंग में सिर्फ आपका ये आ रहा है ना डिविडेंड इनकम, जो पीएनएल से ऑल टुगेदर रूट होके रिटेन अर्निंग में चला गया, ये रहा 7,500। क्लियर है? चलें जी, एक अगला प्रश्न कर लेते हैं, पर हम पीएनएल वाली चीज़ को हटा के, क्योंकि ये मैं नहीं करवा रहा अभी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा भाई, अब ये केस है अलग, इसमें हम कह रहे हैं कि भाई कंपनी ए ने एक्वायर किए हैं 10,000 शेयर्स, सही है जी, ऑफ कंपनी बी ऑन जनवरी 1, 2017। वो कह रहा है ब्रोकरेज कॉस्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो कितनी है? 1.25%। और डिटेल्स ऑफ फेयर वैल्यू आपको अलग अलग दिनों पे कुछ ये दी हुई हैं। अच्छा, बहुत फोकस होकर सुनिएगा, फिर कीजिएगा इस सवाल को, थोड़ा सब्र रख के, सही है जी। ओसीआई लिखा था, ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव लिखा था उसमें। खैर आगे सुने, जनवरी 1, 2017 पे 25 रुपए पर शेयर की प्राइस है, 30 जून के ऊपर 34 रुपए, 31 दिसंबर के ऊपर कितनी है? 36 रुपए। अच्छा भाई, अब हमने ये कहा, प्लीज सुनिएगा इस पूरे गेम के अंदर, यहां पे अगर आप फोकस करें तो आपने इस शेयर्स को खरीदा कब है? 1 जनवरी 2017 को। तो आपके लिए रेलेवेंट प्राइस भी क्या होनी चाहिए? 1 जनवरी 2017। अब जरा इस बात को सुकून से समझें। अगर मैं यहां पे ऑल टुगेदर एक बात बताऊं आपको कि सर ओवरऑल केस के अंदर अगर आप यहां पे फोकस करें तो आपको मल्टीपल डेट्स दी हुई हैं। 30 जून भी दिया हुआ है, 31 दिसंबर भी दिया हुआ है, 30 जून 2018 भी दिया हुआ है, और 31 दिसंबर 2018 भी दिया हुआ है। आपको एग्जामिनर अगर ये कह रहा है कि हर रिपोर्टिंग पीरियड के लिए एंट्री बना के दें, तो अगर मैं ये कहूं कि आपकी रिपोर्टिंग पीरियड सिर्फ 31 दिसंबर है, आपका रिपोर्टिंग पीरियड क्या है? 31 दिसंबर है, तो आप ये बेवकूफ़ी एग्जाम में नहीं करना कि आपने पहली एंट्री जनवरी में बनाई, दूसरी एंट्री जून में बना रहे हो। नहीं, आप सीधी एंट्री कब बनाओगे? दिसंबर में। देखो मैं फिर बताता हूं भाई, अगर अपने शेयर्स की वैल्यू को 25 से 34 पे लेके आओ, कितने का गेन आएगा? 9 रुपीज़ का। एक 6 महीने में 9 रुपीज़ का गेन बुक करो, और फिर उस 9 रुपीज़ के गेन को बुक करने के बाद देखो यार, अब 34 से कितने पे चला गया? 36 पे, और कितने का गेन आया? 2 का। तो ऐसे नहीं करना कि पहले 6 का, पहले 9 का, फिर 2 का, या डायरेक्टली 11 का कर लूं, बात एक ही है। सब्जेक्ट टू कि आपका रिपोर्टिंग पीरियड एक हो। अगर आपका 30 जून भी रिपोर्टिंग पीरियड होता है, तो लिस्टेड कंपनीज हैं वो हाफ ईयर अकाउंट्स भी बनाती हैं, तो फिर आपके रिपोर्टिंग पीरियड कितने होते हैं?
2, वो आपको एग्जाम में क्लैरिटी से बता देगा। कुछ भी नहीं बताया तो रिपोर्टिंग पीरियड मतलब साल का एंड है। ये बात क्लियर है? अच्छा भाई, तो मुझे आप सिर्फ इसमें सबसे पहले ये बताएं कि अगर आई एम यूजिंग फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल, तो पहले दिन पे रिकॉग्निशन कितने पे होगी और पहले साल का फॉर द ईयर का गेन कितना होगा? जल्दी से, पहले दिन पे रिकॉग्निशन कितनी होगी और पहले साल का फॉर द ईयर का गेन कितना होगा, ये बताओ। टू 53125 भाई 253125 ये तो हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही है। अब बताओ रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू गेन कितना है? 106। अच्छा अब देखो यहां पर 25.3125 से 34 को कंपेयर किया है, एक मिनट 34 से किया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग डेट रखी है वो कौन सी रखी है? 30 जून। आपने कोई रखने की नीड नहीं, आप अपना आंसर क्यूमुलेटिव मैच कीजिएगा, आप लोग अपना आंसर क्यूमुलेटिव बेसिस पे मैच कीजिएगा। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा अगली एंट्री जो मैं बनाऊंगा तुम लोग मुझे बताओगे, अगली एंट्री में मैं 25 से 36 पे आऊंगा या 34 से 36 पे? 34 से, क्योंकि मैं इसको पहले एक बार रीवैल्यू कर चुका था। तो मैंने 2 चंक्स में एंट्री बनाई, आपने एक ही में बनानी है, पर इन एनी केस दोनों का गेन कहां जाएगा? OCI में। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताएं, इन दोनों का सम क्या आपके गेन के इक्विवेलेंट आता है? बिल्कुल आता है। हमने ये कहा कि एग्जामिनर आपसे पूछे ये बताओ कि एक साल का OCI का गेन कितना है, तो आपका जवाब आएगा 106875। और मैं आपसे पूछूं आज तक का OCI का गेन कितना है, क्योंकि सर एक ही साल हुआ है, तो हमने ये कहा कि सर अगर मैं यहां पे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ 3,60,000 रुपए पे आ रही होगी? चेक कर लो एक बार, यही है भाई। अच्छा भाई, और मेरे पास मेरी इक्विटी के अंदर एक रिजर्व आ रहा होगा कितने का? 106875 का। यहां तक कोई मसला? ये बेसिक इलस्ट्रेशंस करवाने का मतलब ये है कि क्योंकि जब हम एक लेंदी सवाल पे जाएंगे, जब IS 1 का बड़ा सवाल आएगा, तो उसमें आपको पता हो कि कौन सी चीज कहां पे पार्क करनी है। क्लियर है भाई? भाई जानी पीछे क्लियर है सबको? जी। अच्छा 38 जून को अगर लॉस हो जाता है, चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाते हैं, सब सुनना। अगर 30 जून पे लॉस हो जाए, लेट्स से शेयर की वैल्यू हो जाती 22, तो आप 25 के कहां जाते? 22 पे। आपको कितने का लॉस होता? 3 रुपए समथिंग का। अच्छा, फिर वैल्यू आपकी 22 से जाती 36 पे, तो वापस से आप क्या बुक करते? गेन। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो 3 रुपए का पहले लॉस बुक किया तो वो भी क्या हो जाता? रिवर्स हो जाता और फिर नया बुक हो जाता, तो कुल मिला के यहीं आ जाते। सही है जी? हाँ, अगर आपका रिपोर्टिंग पीरियड 30 जून हो तो क्या एंट्री बनाना लाजमी है? यस, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग पीरियड कंसीडर किया और वहां पे एंट्री बना के उसको क्लोज करना लाजमी है, नेसेसरी है। यहां तक कोई इशू? पक्की बात है? चलिए जी। 80,000 गेन इन 2018, नहीं अभी रुक जाते हैं, सबर करते हैं, पहले वो 17 क्लियर है। चलिए जी आगे, हमने कहा OCI आ गया 106875। चलिए जी, अब मुझे ये बताओ अगले साल आपके पास कितना गेन आया फॉर द ईयर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फॉर द ईयर, जल्दी से जी। यानी देखो अभी बना लेते हैं तुम्हारे लिए। तुम मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्लैरिटी से बताओ मुझे, अभी इस केस के अंदर जब मैं बच्चे का जवाब दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूं मैं, जो इसने पूछा कि सर लॉस होता तो करके बता दें। मैंने कहा आपने एक्वायर कितने की? 25.3125 है। अच्छा भाई प्लीज 31, प्लीज यार जानी यहां पे देखना इधर। हमने कहा आप अज्यूम करें 30 जून के ऊपर आपके पास प्राइस हो गई 22 की, यहां से यहां तक आपको लॉस कितना हुआ? देखो
3.3125 नहीं होगा, 6 समथिंग होगा, वो माइनस हो जाएगा ना, चौसी माइनस कर कैलकुलेटर पे जल्दी। 3.3125। अच्छा भाई, हमने ये कहा कि 3.3125 जब हमने यहां से ये उठाई फिगर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने शेयर से? 10,000। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई ये आंसर आ गया 31,331,25। ओके जी, ये लॉस आ गया तुम्हारा, सही है जी। आपने इस लॉस की एंट्री क्या बनाई होगी जानी? या जानी बातें नहीं बिल्कुल भी, इधर फोकस के साथ। ये लॉस बुक कर लिया हमने कौन सी डेट पे जानी? 30 जून पे। रिपोर्टिंग नहीं, 30 जून पे। अब फिर अजम्पशन ये है कि फिर वो भी रिपोर्टिंग डेट बन गई है। हमने क्या किया कि भाई 33,125। अच्छा, क्या मानते हो कि ओसीआई के रिजर्व के अंदर 33,125 अभी नेगेटिव मौजूद है? क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग पे आ गए फिर से, 22 से किस पे लेके जाओगे? 36 पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का सफर के, यानी 22 माइनस 36 कितने का गेन? 14। और 14 को अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? अच्छा, अब इस 140 के गेन को इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया जानी? 106875 सेम आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप शेयर्स की फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करें, फिर वहां पर लेकर जाएं, बात एक ही है। क्लियर है? अच्छा भाई, ये आ गया हमारे पास। अब हम आ गए अगले साल के ऊपर। 30 जून 2018 पे पहले मैंने क्या किया? लॉस बुक किया, एक गेन बुक किया, कितने का? 30,000 रुपए का। मैंने क्या कहा कि भाई मैं अपनी शेयर की वैल्यू को 36 से किस पे लेके आ गया? 39 के ऊपर। और फिर मैंने इसके बाद ये कहा कि भाई दिसंबर 31 पे फर्दर मुझे गेन हो जाएगा 5 रुपए पर शेयर का। तो मैंने कहा कि भाई यहां पर, अच्छा आप प्लीज इधर देखिएगा, एक चीज सिखानी है। यहां पर कितने बच्चों ने यहां पे गेन निकाल लिया था? 80,000 रुपए। नहीं नहीं, फॉर द ईयर का। देखिए एक मिनट सुने, मैंने आपसे रिक्वायरमेंट में क्या पूछा? आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि 2018 के अंदर कितना गेन है? 80,000। आप सबने क्या कहा? 2018 के अंदर कितना गेन है? 80,000 रुपए का। चलो जी आ जाओ यहाँ पर, हम इसको अभी यहाँ पे ड्रैग करें जल्दी से। मैं यहाँ पे डेटा को यहाँ पे प्लॉट इन करता हूँ और फिर आपसे मैं पूछता हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ पर एक चीज देख के बताओ। 31 जानी, बातें नहीं इधर। 31 दिसंबर 2017 के ऊपर फेयर वैल्यू पर शेयर कितनी थी? 36। आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, इतने पे थी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपके पास ओसीआई का जो बैलेंस था 106875 ये मौजूद था, और ये जो मौजूद था ये डिफरेंस था आपका 36 माइनस 3125 इनटू, यही सूरत हाल थी, ये साल के शुरू में थी। अच्छा भाई, अब आपने ये कहा कि फॉर द ईयर की मैं बात कर रहा हूं, खुदा के वास्ते सुनना। इस सवाल में देखो एक चीज लिखी हुई है, इस सवाल में लिखी हुई है कि हमारे जो शेयर्स हैं वो 31 दिसंबर 2018 पे डिस्पोज हो गए। 31 दिसंबर 2018 पे डिस्पोज हो गए। मैं आप लोगों के लिए 2 एंट्रीज बनाऊंगा जस्ट टू मेक यू अवेयर विद के डिस्पोजल को अकाउंट फॉर कैसे किया जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या ये शेयर्स मौजूद है? बिक गए, डिस्पोज हो गए। प्लीज सुनिएगा, ऑनलाइन मतलब यहां तक साथ, जल्दी बताओ जल्दी से, शेयर्स हैं या बिक गए? भाई डिस्पोज हो गए ना। अब आगे देखते हैं इसको जल्दी से। अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा कि मैं आ गया टेक्निकली रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। कौन सी डेट के ऊपर? अच्छा, पहले मैं आपकी वाली एंट्री बनाता हूं, प्लीज सुनिएगा खुदा के वास्ते। मैंने ये कहा कि 31 दिसंबर के ऊपर जो कि 2018 है, इस पे शेयर्स की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 44।
मैं आपसे ये बात पूछूं, मैं ओपनिंग कितने पे था साल का जब शुरू हुआ? 36 पे। मैंने कहा सर 44 में से 36 माइनस करूं जो कि मेरी ओपनिंग फेयर वैल्यू है, तो गेन कितने का आ गया? 8 रुपीज पर शेयर का। 8 रुपीज पर शेयर को मैं मल्टीप्लाई करूं कितने से? 10,000 से। तो भाई मुझे मिल जाएगा यहां पे 80,000। ये रहा भाई, ये आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके लिए पहले एक एंट्री बना ली आसानी के लिए, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और सर मैं इसके बाद कर दूंगा OCI क्रेडिट। कितने से भाई? या प्लीज यहां पे फोकस होकर देखना। मैं अब आपसे ये पूछूं कि आपके पास अब तक का कितना गेन हो गया, इसको निकालने का तरीका है, प्लीज सुनिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं एजेड गेन 25.3125 माइनस इसका आंसर बता दो भाई। 186,875 ये आ गया एजेड का गेन। ये क्या आ गया? क्या इस बात को मानते हो कि ये जो एजेड का गेन है ये बिफोर डिस्पोजल है? ये बिफोर डिस्पोजल है। चलो भाई वापस से, हमने कहा हमने शेयर्स खरीदे 25 रुपए के, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, ऐड करके कैपिटलाइज कर लिया। पिछले साल के आखिर में शेयर्स की वैल्यू पहुंच चुकी थी कहां तक? 36 तक। हमने 36 का गेन रिकॉर्ड किया, हमारे पास कुल मिला के गेन आ गया था 106,875। मैंने कहा मैं इस साल के आखिर में पहुंचा तो मेरे शेयर की वैल्यू हो चुकी है 44 रुपीज पर शेयर। मुझे फर्दर कितना गेन हो गया? 8 रुपीज पर शेयर। उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरा आज तक का गेन कितना हो गया? 186,775। पहले बताओ ये बात क्लियर है? यहां तक पहुंचा दिया हमने। अब आगे मैं आपसे ये कह रहा हूं, बाखुदा ये वाला जो गेन है ना, और ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है, साल के आखिर तक मैंने पहुंचा के अब इसको बेचना है। अब इसको बेचना है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। हमने ये कहा अब जब मैं इसको डिस्पोज करूंगा तो मेरे पास आएगा पैसा, हमारे पास आएगा पैसा। अब इधर देखिएगा, मैंने ये कहा कि भाई मैंने यहां पर कैश को करना है डेबिट। मैं खरीदता किस पे हूं? फेयर वैल्यू पे। तो बेचूंगा भी किस पे? फेयर वैल्यू पे। अब जरा यहाँ पे एक क्रिटिकल असेसमेंट करनी है ताकि ये गेम समझ आ जाए। खुदा के वास्ते इस बात को फोकस होकर देखना, क्योंकि मैंने फिर एक शॉर्टकट एंट्री भी सिखानी है ताकि ये सारे गेम आपस में आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होगा। फोकस हो गया तो देख लो। मैंने ये कहा कि भाई मैं ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे शेयर्स को बेचना है। उसने कहा सही है भाई, एक शेयर आप बेच सकते हैं कितने का? पर आप ये बात भी ध्यान में रखें कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट 44 पे ही कैरी हो रही है, और वो 44 क्या कहलाती है? मार्केट वैल्यू। क्या कहलाती है? अच्छा बात समझिएगा। ब्रोकर कह रहा है सही है भाई 44 पे तो बेचूंगा, पर मैं तुम्हें पैसे पूरे नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है, मैं 44 पे बेच रहा हूं तो मेरी जेब में 44 आने चाहिए ना। वो कह रहा है नहीं, होशियारी नहीं, जब मैं आपके ये शेयर्स बिकवाऊंगा ना तो उसमें मैं अपना कमीशन चार्ज करूंगा। जब मैं आपके ये शेयर्स बिकवाऊंगा तो उस पर क्या चार्ज करूंगा? कमीशन चार्ज करूंगा। मैंने कहा कौन सा कमीशन? वही जो खरीदते हुए था। और वो किस पे लगेगा? बेचने पे। तो अब मैंने ये कहा, सुकून से समझिएगा, ये कनेक्ट करनी है बात को, नहीं समझ आए रिपीट करवा लीजिएगा। फोकस हो गया था। देखो मैंने ये कहा कि भाई अभी हमें ब्रोकर ये कह रहा है कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने परसेंट थी? 1.25%। 44 पे लगाओ 1.25, 0.55, 43.45। अच्छा अब मैं ब्रोकर को देख रहा हूं, मैं ब्रोकर को ये कह रहा हूं कि भाई मेरी बात सुन, एक मासूम सी बात है, जब मैं तुमसे शेयर खरीदने आता हूं तो तुम ऐड करते हो, अभी भी ऐड करो ना। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐड करूंगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ज्यादा, मैं तुम्हें दूंगा पैसे। तो मैं कह रहा हूं कि भाई पैसे कम क्यों दोगे, मेरे ये नहीं पल्ले पड़ती बात। मैंने बोला भाई पैसे इसलिए कम दूंगा क्योंकि जब मुझे 44 मिलेंगे उसमें से मैं इतना कमीशन रखूंगा, बकाया तुम्हें चिपका दूंगा। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी सर अगर मैं शुरू में कहता कि ऐड करना लेस करना तो इट डजंट मेक एनी लॉजिक। पर अब एक बात समझ लो, जब आप शेयर्स खरीदने जाते हो ना तो आप पैसे देते हो ज्यादा, पैसे देते हो ड्यू टू कमीशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ड्यू टू कमीशन या
अब एक और बात का जवाब दो, जब आप बेचने जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे ज्यादा या कम? तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करेगा या लेस करेगा? तो उसने भी क्या किया? लेस, यानी आपको पैसे मिलेंगे कम। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, तो हमने ये कहा हम यहां पे जो पैसा लेकर आएंगे वो 44 लेके आएंगे या 43.45? वेरी गुड यार। तो हमने ये कहा कि भाई 43.45 इंटू 10,000 कितना? यही है। अच्छा भाई, आपको तो एक बात पता होगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट कितने पे मौजूद है? अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है 44 पे, तो निकालूंगा अभी 44 से। तो हमने ये कहा कि भाई यहां पर 44 इंटू 10,000 कितना आ गया? 440। सर आप तो कह रहे थे आपकी इन्वेस्टमेंट इस पे, ये बेवकूफी है, पिछले साल थी। आप ही वो शख्स थे जिसने इसको रीवैल्यू किया था। ये था भाई, आपने किया था 80,000 से, यही था ना? 80,000 से रीवैल्यू करवा के आप इसको उठा के किस पे लेके आ गए थे? 440 पे। तुम निकालेंगे भी कितने से? 440 से। चलें जी, अब मुझे आप एक बात बताएं प्लीज खुदा के वास्ते। मैंने कहा कि सर मैंने 440 की चीज के, तुम लोग बताओगे 440 की चीज के कितने पैसे लिए? तो ये कम क्यों लिए हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगी या ओसीआई? वेरी गुड, ओसीआई में, क्योंकि कोई भी चीज पीएनएल में जाना अलाउड नहीं है। तो हमने यहां पर ये किया, इन दोनों का डिफरेंस ओसीआई कितना आ गया? 5,500। ऐसा ही है। चलें जी, अब कैलकुलेटर निकाल लें जल्दी से। सर इफ वी पे कमीशन फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, ओहो, कहेगा भाई अपनी जेब से पैसे दे दो। जैसे ये भी तो अपनी जेब से ही दिए हैं। ये तो वही बात हो गई, तुम्हें वो 440 हाथ में पड़ा गया, गुद्दी से रोके गया था, यही पैसे वापस दे। तो नेट कितने आ रहे हैं? 43। सही है। अच्छा भाई चलो खैर, कैलकुलेटर निकालो प्लीज, रिक्वेस्ट है जल्दी से। कैलकुलेटर के अंदर आप ओसीआई का ओपनिंग बैलेंस लिखें जल्दी से। कितना है भाई? 106। ओपनिंग बैलेंस है 106,875। इसके अंदर फॉर द ईयर का गेन डाल दें, यही है, प्लस हो गया, और फिर माइनस कर देंगे 181। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें जी, ये तो हो गया वो रास्ता कि हमने मेहनत करके यहां तक पहुंच गए। अच्छा फिर से एक ओवरव्यू देता हूं। इन्वेस्टमेंट जल्दी से बताओ खुदा के वास्ते खरीदी कितने पे? 25 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। कितने पे हो गई थी लास्ट ईयर? 36। 36 से किस पे आई? तुम लोग वही शख्स हो जिसने सारे गेन्स बुक किए। कहां फेंके गेन? ओसीआई में। ये बात याद रखना, देखो इससे मुकरना नहीं है, ओसीआई में गेन्स हैं सारे के सारे गेन का है ओसीआई के अंदर है। मैं भी कह रहा हूं ओसीआई के अंदर ही है। फिर आपने इस इन्वेस्टमेंट को उठा के बेच दिया, पर ये जब आप बेचने लगे थे तो ये आपकी किताबों में कितने पे कैरी हो रही थी? 44 पे। और आपने 44 पे बेचा या उससे कम पे? जस्ट बिकॉज ऑफ, और वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां चार्ज की? ओसीआई में। मैं आपसे ये पूछता हूं, आपका नेट ओसीआई का बैलेंस ये होना चाहिए, ऐसा है? नेट ओसीआई का बैलेंस कितना होना चाहिए? 181,375। अगर मैंने अकाउंटिंग सही की है, तो प्लीज अभी जो मैं शॉर्टकट अप्लाई करूंगा उससे आंसर क्या होगा? मैच होगा। मैंने ये कहा, मैंने ये शेयर बेचा है 43.45 का, 25.3125। देखो ये आता है 181,375, यानी जितने का खरीदा जितने का बेचा उतना ही पूरी अकाउंटिंग करने के बाद ये मौजूद होना चाहिए। ये शॉर्टकट इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अगर आपको वो सिर्फ ये बोले जो मैं बोलने वाला हूं, सुनिएगा, एग्जाम में सिर्फ आपको एज इट नहीं, बाबू रुको सुनो,
मैं ये कह रहा हूं कि एग्जामिनर आपको सिर्फ ये बोले विच अमाउंट ऑफ गेन, सुनिएगा इंग्लिश ये, विच अमाउंट ऑफ गेन शुड बी क्लासिफाइड, शुड बी फ्रॉम ओसीआई टू रिटेन अर्निंग, ओसीआई टू, सर ये ओसीआई में रहने दूं या इसको फेंकूं रिटेन अर्निंग में, क्यों? अब डिस्पोज हो गया है तो भाई आपको वो बैलेंस पता होना चाहिए ना कि कितना फेंकना है, तो वो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस कितना मौजूद है, और वो बैलेंस कितना मौजूद है कैसे पता लगता है? शॉर्टकट से खरीदा कितने का, बेचा कितने का। कोई सवाल है जानी? क्लियर है? ओके जी, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, हम यहां पे एक एंट्री बनाएंगे, हम यहां पे एक एंट्री बनाएंगे ओसीआई डेबिट, और हमने कहा 181,375, ऐसा ही है भाई? क्लियर है? ओके जी सर, रिटेन अर्निंग में डाल रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलग से पीएनएल में नहीं दिखा सकते? नहीं अच्छा भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में क्यों नहीं दिखा सकते? अलाउड ही नहीं है, क्योंकि नथिंग इज अलाउड टू बी क्लासिफाइड इन पीएनएल। अच्छा, ये पीएनएल में जाती अगर कौन सा मॉडल होता? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, और वहां पे आपको कुछ ट्रांसफर करने की नीड जो होता ऑटोमेटिकली कहां चला जाता? रिटेन अर्निंग में। कहां से होता हुआ? पीएनएल से। जी अभी कर रहे हैं, अभी वही बता रहे हैं, अभी एक हो जाए ना, पहले इसको कॉपी कर लें बच्चे, ये जल्दी से अच्छे से कॉपी कर लो भाई। सही, ये गेन ओसीआई में जाएगा तो इन केस डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो शेयर होल्डर को कैसे करेंगे? अभी कर दिया ना आसिफ? क्लियर है? अभी बनवाते हैं फैजान, अभी बनवाते हैं। भाई यहां तक हो गया कॉपी? नहीं हुआ? ये ले भाई, कल मेरी क्लास है, बिल्कुल है, दोपहर में। कल संडे है बेटा, तुम अभी भाई संडे को नहीं लगाऊंगा ना, कल सैटरडे है भाई, क्या हो गया मतलब? जी जी बिल्कुल एहसन। भाई स्क्रॉल डाउन करूं उसको? बस अभी वैसे ही पढ़ाते हैं तहा। चलें डन है जैन, यहाँ पे भी ऐसा ही है सन, यहाँ पे भी ऐसा ही है। जानी यहाँ तक हो गया कॉपी? तो फिर हायर वैल्यू पे बेचोगे तो पैसे भी उस हिसाब से आएंगे, तो कमीशन भी उस हिसाब से जाएगा। सही है?
नहीं है यार जानी, बिल्कुल नहीं है। हाँ भाई आगे चलने लेके। हाँ वो इशूअर की होती है जानी अहमद, वो इशूअर की होती है। क्या सही रहे हो? आखिरी एंट्री बता दूं, देखिए आखिरी एंट्री में हमारे पास 181375 का बैलेंस मौजूद था ना रिटेन अर्निंग में। तो क्या वो अब हम ओसीआई में रहने देंगे या रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे? सर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि अब वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है। क्लियर है? तो वो हमने ट्रांसफर किया है। अच्छा भाई अब इसमें ना एक स्टेप हमें कट टू साइज करना पड़ेगा, वो ये रहा, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। पहले बताओ, अभी मैंने केस वही रखा है यहाँ पे जो ओपनिंग का था, प्लीज इधर फोकस करके देखना। अभी हमारी स्ट्रेटजी क्या थी? 25 से किस पे लेके आया जल्दी बताओ? 36 पे, 36 से 44 पे और फिर बेचा। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, एग्जाम में आपने यही करना है, खुदा के वास्ते यही करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको पता लगे कि एक सिक्योरिटी बिक गई है तो उसको रीवैल्यू नहीं करना, सिर्फ पैसे ले आना, एक एंट्री की बचत हो जाएगी। फिर रिपीट करता हूं, अभी रिपीट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। इससे पहले वाले केस में याद है मैंने एक एंट्री बनाई थी 80,000 रुपए की, वो यहां पे हम देख लेते हैं। इसको मैं यहां से उठा लेता हूं ताकि हम क्लैरिटी से इसको ले आए। मैंने कहा भाई अभी इस वाले केस के अंदर हमने यहां पे एक ये वाली एंट्री बनाई थी, ऐसा ही है ये वाली एंट्री। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं अभी के केस के अंदर कि आप लोगों ने अब ऑल टुगेदर ये वाली एंट्री नहीं बनानी है, फजूल है। मेरा मानना यह है कि जब आप एक सिक्योरिटी को बेचने लगे हैं तो फजूल में इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाने की कोई तुक नहीं बनती। सिर्फ उसके पैसे ले आओ और इन्वेस्टमेंट को निकाल दो, सिर्फ उसके और इन्वेस्टमेंट को निकाल दो। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, प्लीज सुनिएगा। मैंने ये कहा आपके सामने की बात है, अगर वही कैलकुलेशन में यहां पे रीपरफॉर्म करूं तो आप मुझे बताएं फेयर वैल्यू कितनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी, 43.45। मैंने कहा सर सिंपली एक काम ये करते हैं, आप पैसे ले आए यहां पर, कितना सर? सेम आएगा 434,500। हमने कहा सर ये सेम आ गया हमारे पास 434,500, ऐसा ही है। प्लीज फोकस होकर देखिएगा तो यार खुदा के वास्ते। अब मैं अपनी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट को निकाल दूंगा। सर ये तो गलत बात है, पहले आपने 440 से निकाला था 360 से, क्योंकि अभी हमने रीवैल्यू तो जितने पे मौजूद है उतने से निकाल दिया, जितने पे मौजूद है। क्योंकि मैं कह रहा हूं एक एंट्री की सेविंग है ना, बिला वजह मैंने ये एंट्री बनाई नहीं है, तो जब ये बनाई नहीं है तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर भी वो लास्ट मेजर्ड अमाउंट के ऊपर है, दैट इज ₹36, ऐसा ही है। तो मैंने 36 से उसको निकाल दिया। अब मैंने ये कहा अब मेरे पास ओसीआई का गेन आ रहा है, अभी बताता हूं। पहले बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी से देख के बताओ। 740,500 यही है। आपको अगर मैं ये बात बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये टेक्निकली रिप्रेजेंट कर रहा है दो चीजों को। एक 80,000 रुपए का फॉर द ईयर का गेन, 5,500 थी ना, नेट कितना आ गया? तो 74,500 नेट बेसिस पे बुक करो या अलग अलग बुक करो, बात एक ही है। आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर इस वाले परफॉर्मा के अंदर, प्लीज सुनिएगा यार खुदा के वास्ते, यहां पर आपने पहले 80,000 रुपए का गेन अलग से बुक किया, ये बुक किया, और फिर आपने यहां पर 5,500 की जो कॉस्ट है वो अलग से बुक की है। तो इन दोनों को नेट करूं तो क्या वही आंसर बनता है? यार बस सिंपल सी एक बात याद रखना, एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों ने अपनी सिक्योरिटीज को बेचा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगेन बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने अपनी सिक्योरिटीज को बेचा तो जो सिक्योरिटी बेची है क्या उसको रीवैल्यू करोगे या सिर्फ पैसे ले आओगे?
अच्छा, जो पैसे लेकर आओगे वो नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगे, वो नेट ऑफ, तो वो गेन में खुद ब खुद नेट हो जाएंगे, आपको कोई होशियारी करने की नीड नहीं है। पहले बताओ बात समझ आई, क्लियर है जानी पीछे, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जी जल्दी से, क्लियर है? ये कहा कह रहे हैं सर ये 3,60,000 रुपए तो 2017 का क्लोजिंग है, डेफिनेटली है। आपने लास्ट मेजर किस पे की हुई थी? 360 पे। निकालूंगा भी कितने पे? तो इससे पहले वाले केस में 440 पे क्यों निकाला? क्योंकि आपने 360 पे उसको रहने, 360 से किस पे ले गए थे? 440 पे। तो निकालेंगे भी कितने से? 440 से। तो दोनों एंट्रीज में फर्क समझ आता है। और अभी भी प्लीज कैलकुलेटर निकालो ताकि हम इसको क्लैरिटी से यहां पे कंक्लूड करें। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 106875। हमने कहा भाई ओपनिंग बैलेंस है हमारा 106875। इसमें सिर्फ आप एक काम ये करें, ये ऐड कर लें 740 500 74500 कितना आता है? यही आता है 181375। तो सर अगर मैंने यहां पे कहा ओपनिंग मेरे पास आ गया 106,875 प्लस फॉर द ईयर का गेन अगर इसमें डालूं मैं 74,500, तो क्लोजिंग कितना आ गया भाई? 181,375। क्या दोनों से जानी आंसर सेम आता है? यस सर। तो बस इस चीज को ख्याल रखना है कि जब भी किसी सिक्योरिटी को बेचो तो उसको मार्क टू मार्केट करने की कोई नीड नहीं है, पर यह समझ तब तक नहीं आता जब तक वो क्लियर ना हो। क्लियर है भाई? नेटिंग पे बेसिस पे। ओके जी सर इफ वी नेट ऑफ विद इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट से नेट करें, ये वाली बात नहीं समझा जानी? किससे नेट करना चाह रहे हो भाई? एंट्री तो फॉर द ईयर में ही बुक होगी ना। हाँ जी अहमद, किससे नेटिंग करना चाहते हो भाई? नेटिंग तो वहीं पे ही होगी ना जब एंट्री बनी है, या तो ओसीआई डेबिट होगा या तो ओसीआई क्रेडिट होगा। अच्छा क्या ये मानते हो ये 74,500 में 80,000 का ओसीआई टेक्निकली क्रेडिट हुआ है और 5,500 का ओसीआई तो नेट बेसिस पे क्रेडिट हुआ है, तो आपको दो अलग से एंट्री बनाने की कोई नीड नहीं है। सेल्स प्रोसीड्स और इनिशियल कॉस्ट पेड यानी कैसे कह सकते हो? देखो यार ये पहले तो शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए भी ना दिमाग चलाना चाहिए। ये सोच रहे हैं कि हम इनिशियल कॉस्ट से कंपेयर करें, भाई इनिशियल कॉस्ट से कंपेयर करोगे तो एजेड का गेन आएगा। आप एंट्री बनाते हैं एजेड या फॉर द ईयर? आप एजेड इसलिए नहीं बनाते खुदा के वास्ते एंट्री क्योंकि पिछले साल की एंट्री पिछले साल में बन चुकी है। सिर्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल गेन या लॉस, तब आप इनिशियल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। एंट्री बनाने के लिए खुदा के वास्ते फॉर द ईयर जाना। एंट्री बनाने के लिए कैसे जाएंगे? क्योंकि पिछले साल की एंट्री, पिछले साल की अकाउंटिंग पिछले साल में हो चुकी है। सही है अहमद? इस बात का ख्याल रखना। सेल्स प्रोसीड्स माइनस इनिशियल कॉस्ट पेड का जो आंसर आएगा वो फॉर द ईयर आएगा या आज तक का? हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं? फॉर द ईयर। क्योंकि आप जब ये फॉर द ईयर में जब तक एंट्री नहीं बनाएंगे तब तक ये लेजर में पार्क नहीं होगी, क्योंकि एक अलग अलग लेजर्स होते हैं ना। लेजर का ओपनिंग बैलेंस में फॉर द ईयर आएगा तो क्या बनेगा? एजेड। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा भाई। चलिए जी अब एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें डिस्पोजल भी हो। इसको हम हटा देते हैं यहां से। एक मिनट दीजिएगा भाई। ओके जी ये करके दिखाएं आप। ये आ गया हमारे पास। चलें जी यह सवाल जी। कैश को डेबिट किया था, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया, ओसीआई को डेबिट मार के मुझे 0687 तो टोटल गेन आता 181,375 एंट्री बैलेंस वो डायरेक्ट डेबिट को दे देते। नहीं ना भाई, पहले गेन बुक करोगे ना, ओसीआई से रूट तो करोगे ना। अरे मेरी जान, ओसीआई से घुमाते हुए भी तो दिखाओगे कि रीक्लासिफिकेशन हुई है। अरे क्यूमुलेटिव एंट्री भंड मार रहे हो ना। पहले आप ओसीआई में डालोगे फिर वहां से निकालोगे ना। तुम बोल रहे हो डायरेक्टली वहीं फेंक दो रिटर्न अर्निंग में, नहीं।
पहले ओसीआई में पार्क होगा और ओसीआई से मूव होगा, वरना तुम्हारी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। सही है, एंट्री तो बैलेंस तो कैसे भी कर ले, तो कुछ भी लिख ले। सही है, नहीं नहीं आयान ऐसे सजेशन नहीं दो, होमवर्क में अलग सवाल आएगा ना, ये क्या बात हुई। हमजा बदर कह रहे हैं सर भाई एक चीज तुम बता दो खुदा के वास्ते, इधर सारे बच्चे अभी लिखना बंद, 1 मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। हमजा कह रहे हैं कि सर 43.45 माइनस 25.3125 नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? एजेड का गेन आ जाएगा खुदा के बंदो, आपने एंट्री बनानी है कौन सी? फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर एंट्री बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली एजेड बन जाएगा। अकाउंटिंग को समझो भाई, अगर मैं कह रहा हूं, प्लीज सुनना फोकस के साथ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं तो उसको टोटल पे लाने के लिए फॉर द ईयर ही ऐड करूंगा ना। अगर आपने दोनों को कंपेयर किया तो आपका आंसर एज एड का आ जाएगा, तो मतलब आप वो गेन कितनी बार रिकॉर्ड कर लेंगे? 2 बार, जो कि होना, हाँ सिर्फ ये जो शॉर्टकट है आप चेक करेंगे टोटल की कैलकुलेशन के लिए कि अब तक कितना गेन मौजूद होना चाहिए या है। क्लैरिटी है भाई? अब प्लीज इसको याद रखिएगा। हाँ, फॉर द गेन ओनली पर्पस ये है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हो भाई? भाई देखो, हमने जनवरी 1 2019 पे सही जी कुछ शेयर्स परचेज किए हैं, और फिर 30 जून 2020 के ऊपर एडिशनल शेयर्स भी परचेज किए हैं 30 जून को 2020 में। अच्छा, वैसे इस वाली एग्जांपल में आप लोग 30 जून 2020 पे कोई एंट्री बनाएंगे? परचेज की, अदरवाइज बनाने की नीड नहीं थी, पर इसमें बनाएंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन हुई है। बेचते वक्त नहीं, डिस्पोज ऑफ करने से पहले तो आप गेन बनाओ ही नहीं ना, डायरेक्ट बेच के पैसे ले आओ, ये तो सिखा रहा हूं। एक मिनट रुके, ये मैं ज़रा यहाँ पे कॉपी कर लूँ। सब डिस्पोज हुए हैं। हाँ भाई, 15 का 1.25% कितना है? जीरो पॉइंट अच्छा भाई, 15.1875 तो ये आ गई एक शेयर की कॉस्ट मुझे, और हमने यहां पे कर दिया होगा भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो मैंने 15.1875 को मल्टीप्लाई किया होगा 10,000 रुपये से, तो कितना आ गया? 1518 ये आ गया भाई 151875। ये तो आ गई इनिशियल कैपिटलाइजेशन। आई डोंट थिंक सो कि मुझे 30 जून पे आके कोई एंट्री करनी चाहिए, मैं सीधा कहाँ चला जाऊँ? 31 दिसंबर के ऊपर। तो हमने ये कहा कि भाई 31 दिसंबर के ऊपर हमने आके एक एंट्री बनानी है सिर्फ फेयर वैल्यू की। तो हमने ये कहा कि भाई अब हमारी एक शेयर की प्राइस कितनी हो गई है? 26। तो हमने ये कहा कि भाई हम मौजूद थे
15.1875 के ऊपर, और यहाँ से इतना डिफरेंस आ गया 10,000 शेयर्स के ऊपर 108 125। और OCI हो गया क्रेडिट हमारे पास 108 125। अच्छा, आपकी बैलेंस शीट में पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में रिजर्व आ रहा होगा 108 125 का। चलें जी, हमने फिर कहा कि सर जब ये कारस्तानी यहाँ ख़त्म हो गई, हम इसको लेके चलते हैं अगले साल। हमने कहा सर अगले साल में 2020 के अंदर मुझे 30 जून के ऊपर एक एंट्री बनानी होगी। अच्छा भाई, मैंने कहा फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू 31 की आ गई। अच्छा, क्या यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कंसिडरेशन आएगी? यस सर, क्योंकि आप बाय कर रहे हैं। कितना आ गया? अच्छा भाई, 2000 शेयर्स हैं तो आपने किया ही है कि भाई इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश 62,775 ये आ गई भाई कैपिटलाइजेशन। चलें जी, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आ गया 31 दिसंबर 2020 के ऊपर, तो आप मुझे एक बात बताएं, मैं क्या अब शेयर्स को मार्क टू मार्केट करूं या पैसे ले आऊं? पैसे ले आएंगे। पैसे लाने के लिए आपने खुदा के वास्ते एक वर्किंग करनी है। पहले बताएं 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू कितनी है? 35 की। आपने कहा कि सर इसके ऊपर अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाऊं 0.4375, ये कितना आ गया? 34.5625। हमने ये कहा कि सर हमारे पास कैश आ जाएगा 34.5625 इनटू, क्योंकि आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ये है, कितना आ गया? 414। अब यहां पे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपने इन्वेस्टमेंट की एक लॉट को निकालना है, 2 लॉट्स को, पक्का? एक पुरानी, पर यू नीड टू कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड कि आपके पास जो 2 लॉट्स हैं वो अलग अलग वैल्यू पे हैं, एक अलग वैल्यू पे, दूसरी अलग वैल्यू पे। तो हम यहाँ पे वर्किंग भी कुछ इस तरीके से करेंगे। हमने ये कहा कि भाई अगर मैं इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं तो पिछले 10,000 शेयर्स मेरे पास कितने पे कैरी हो रहे हैं? 36 पे कैरी हो रहे हैं, 26 पे। ओके जी, वो 26 पे कैरी हो रहे हैं। और मैंने कहा इसके अलावा जो मैंने अभी जून में परचेज किए थे वो कितने पे कैरी हो रहे हैं? वो इस पे हो रहे हैं भाई 31.3875। तो हमने कहा भाई 31.3875 इंटू 322। अच्छा भाई, आपके पास OCI का गेन आ गया, इसको हम जरा उठा के यहां ले आए। हाँ भाई, OCI का आप गेन बता दें। 91। अच्छा, क्या 91975 के अंदर प्लीज मुझे बताओ, क्या आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई हुई है और आपको कोई बाकी पंचायत करने की नीड नहीं है? और इससे पहले आपने कुछ जी वैल्यू भी जो है सब इसमें। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास ओपनिंग फेयर वैल्यू गेन प्लस फॉर द ईयर, ओपनिंग फेयर वैल्यू गेन कितना है? 108 125। आपने कहा भाई 108 125 में हम प्लस करें 91, ये ट्रांसफर कर दें सर। सर आप ये ट्रांसफर कर देंगे स्ट्रेट रिटेन अर्निंग के अंदर, तो OCI हो जाएगी डेबिट
200 क्लियर है भाई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बता दो। यानी हमने बेसिकली डिस्पोजल का केस सीख लिया आज, वो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट के साथ। अब हम, हो सकता है क्विज में तुम्हें ये मिले कि साल के बीच में कुछ सिक्योरिटीज बिकें और कुछ, तो फिर जो सिक्योरिटीज बिक जाएंगी क्या उसका बैलेंस ओसीआई में रहने दोगे या ट्रांसफर कर देंगे? तो उसको ट्राई कीजिएगा, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। सही है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में।